वेलकम बैक टू अवर चैनल और मेरा नाम है वेदांत। और आज के इस नए वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा पावर शेयरिंग का पार्ट 2। अभी तक आपने पावर शेयरिंग का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट 2 डिटेल में समझ में आए। तो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे इस वीडियो में, तो हम इस वीडियो में हमारा रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे जैसे श्रीलंका ने कैसे डील किया पावर शेयरिंग के साथ, स्टोरी ऑफ श्रीलंका, और साथ ही साथ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे, एकदम डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं द स्टोरी ऑफ श्रीलंका। हमें क्या एनसीईआरटी में श्रीलंका के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन हम डिटेल में अभी इधर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं श्रीलंका के बारे में क्या, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। ये जो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन कौन सा होता है? जिसके चारों तरफ से पानी होता है, उस कंट्री को हम आइलैंड नेशन कहते हैं। ये जो श्रीलंका है उसके चारों तरफ से पानी था, इसलिए उसे क्या क्या है, एक आइलैंड नेशन है श्रीलंका। और इन्फॉर्मेशन क्या है, इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, यानी कि जो श्रीलंका कंट्री है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन कब बन के आई? 1948 में एक इंडिपेंडेंट नेशन श्रीलंका इस नाम से वो बन के आई। और क्या है, 2 करोड़ पॉपुलेशन किसकी थी? 2 करोड़ पॉपुलेशन श्रीलंका की थी। अब हम जानते हैं उसका कंपोजिशन कैसा था श्रीलंका का। उसमें हमारे पास 74% जो थे वो सिनाला के पीपल थे, यानी कि सिनाला कम्युनिटी थी वहाँ पे, वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी थी। और ये जो तमिल्स थे वो माइनॉरिटी में थे, और उनका कंपोजिशन था 18%। और उस 18% में से भी हमें एक सब ब्रांच, मतलब वहाँ पे एक डिवीजन दिखता है, उसमें है श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। अब ये श्रीलंकन तमिल्स क्या और इंडियन तमिल्स क्या है ये हम जानते हैं। ये जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो पहले से श्रीलंका में रहते थे और उनका कंपोजिशन 13% है। और अभी ये जो वहाँ पे इंडियन तमिल्स है वो इंडिया से वहाँ पे श्रीलंका में गए थे जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, तब एज अ वर्कर वो वहाँ पे गए थे और वहाँ पे वो रुक गए, इसलिए उन्हें इंडियन तमिल्स कहा जाता है। उनका कंपोजिशन 5% है। 13 + 5 बन के 18 ऐसा टोटल कंपोजिशन है। ये 13 ओवरऑल में से नहीं है, 5 ओवरऑल में से नहीं है। ये जो 18% है उसी में से 13 और उसी में से 5% उनका कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, मोस्ट सिनालाज आर बुद्धिस्ट, यानी कि जो ये सिनाला कम्युनिटी थी वो कौन से रिलीजन को फॉलो करती थी? वो बुद्धिज़्म इस रिलीजन को फॉलो करती थी। और इन्फॉर्मेशन क्या है, वो 7% क्रिश्चियन भी श्रीलंका में रहते थे। अब हम जानते हैं मेजॉरिटेरियन पॉलिसी ऑफ सिनालाज। पहला पॉइंट क्या है, इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिनाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिस्क्रेडिंग तमिल्स, यानी कि 1956 में एक ऐसा एक्ट पास हुआ जिसके तहत एक सिनाला जो लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, और तमिल्स की जो लैंग्वेज थी तमिल, उसको उन्होंने डिसग्रेड कर दिया, यानी कि उसको नेग्लेक्ट कर दिया। और ये जो पूरा भी गवर्नमेंट का पत्र व्यवहार चलेगा या ऐसा ऑफिशियल कामों के लिए जो भी लैंग्वेज यूज़ होगी, वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी? वो सिनाला लैंग्वेज यूज़ होगी। मगर इनकी जो लैंग्वेज थी 18% तमिल्स की तमिल लैंग्वेज थी, उनकी लैंग्वेज को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि मेजॉरिटी में थे तो इन्हीं की गवर्नमेंट बनी थी वहाँ पे, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा एक्ट पास किया था। और उन्होंने क्या किया, फेवर्ड सिनालाज इन गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि जो सिनाला कम्युनिटी के पीपल थे उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब्स में फेवर किया, इनको जॉब्स में भी इन्होंने फेवर नहीं किया, इनको मतलब ये नेगलेक्ट करते रहे। और उन्होंने क्या किया, मतलब मेजॉरिटी पॉलिसी ऑफ सिनालाज, यानी सिनालाज ने क्या किया ऐसा, स्टेट शाल प्रोटेक्ट बुद्धिज़्म, यानी कि इनकी जो ये जो फॉलो करते थे रिलीजन वो कौन सा था? बुद्धिज़्म। मगर इनके रिलीजन को इन्होंने मतलब ऐसा डिस्क्रेडिट कर दिया, यानी कि नेगलेक्ट कर दिया। पूरे जो पॉलिसीज़ थे, पूरे जो ऐसे लॉज बन रहे थे, वो सब किसके फेवर में थे? वो सिनालाज के फेवर में थे। इसलिए तमिल्स के मतलब क्या आगे हुआ वो तो हम देखेंगे, मगर आपको इससे पता ही चलता है कि पूरे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी सिनालाज ही है, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो भी सिनाला है, और स्टेट स्टार प्रोटेक्ट बुद्धिज़्म, यानी कि इनका जो बुद्धिज़्म रिलीजन था उसी को सब फेवर करेंगे, यह ऐसा इसका मानना था। सिनालाज ने जो मेजॉरिटियन पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ रिजल्ट्स निकल के आए, वही रिजल्ट्स हम जानेंगे। उसकी वजह से क्या हुआ, फीलिंग ऑफ एलिनेशन इंक्रीज अमंग तमिल्स, यानी कि जो फीलिंग ऑफ एलिनेशन यानी कि सेपरेशन की भावना, उनसे अलग होने की भावना तमिल्स में मतलब आ गई थी। क्या फीलिंग ऑफ एलिनेशन तमिल्स में आ गई थी? दे फेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड द इक्वल राइट्स, यानी कि
जो गवर्नमेंट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तमिल्स के खिलाफ मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तमिल्स में, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे। कौन से मतलब एजुकेशन राइट्स हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज में राइट्स हो, ऐसे कोई भी उनको राइट्स नहीं मिल रहा था। उनकी मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इसका मीनिंग शॉर्ट में अगर जानना चाहे तो। और क्या हुआ था इसी वजह से क्या हुआ कि फिर तमिल्स ने क्या किया, तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड डिमांडेड इक्वालिटी। इक्वालिटी इन द सेंस क्या कि जॉब्स मिले, उनको इक्वल जॉब्स का राइट हो, एजुकेशन में भी उनको फेवर किया जाए, और उनकी जो लैंग्वेज है तमिल्स उसको भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाए। ये इनके डिमांड्स थे, मगर वो उन्हें डिनाइड कर दिया, यानी कि उन्होंने नहीं बोल दिया उनके इस डिमांड को। किसने? सिनालाज ने। तो क्या हुआ फिर, इसी वजह से तमिल्स डिमांडेड एंड सेपरेट तमिल एलम, यानी कि एक सेपरेट स्टेट, तमिल का एक सेपरेट स्टेट उनको दे दिया जाए, मगर ये भी मतलब सिनालाज ने मना कर दिया था। फिर इसी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे जो सिचुएशंस थे काफ़ी बिगड़ गए, और इसी वजह से वहाँ पे सिविल वार हुआ। सिविल वार यानी कि गृह युद्ध। इससे क्या होता है, वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन तमिल्स एंड सिनालाज टर्न इनटू सिविल वार, यानी कि वहाँ पे झगड़े होने लगे। मतलब आप समझ ही जाते हो ना, मतलब वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था काफ़ी दंगे हो रहे थे, दो रिलीजन्स के बीच काफ़ी मतलब ऐसे मार डाल रहे थे लोगों को काफ़ी झगड़े। आप तो समझ ही सकते हैं इससे कि मतलब वहाँ पे कंडीशंस अच्छे नहीं थे। कहाँ पे? श्रीलंका में। और ये थी श्रीलंका की कहानी। इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जैसे आपने देखा बेल्जियम ने क्या किया था, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया था, और वहाँ पे एकदम करेक्ट वे में पावर शेयरिंग हो रही थी, और सब एकदम परफेक्टली स्मूथली उनकी गवर्नमेंट चल रही थी। मगर यहाँ पे क्या हुआ, श्रीलंका में वहाँ पे इक्वल पावर शेयरिंग नहीं की, इसलिए क्या हुआ, एक कम्युनिटी मतलब दूसरी कम्युनिटी से भड़क गई और उनमें झगड़े लगे और वो सिविल वार में हो गया। इससे क्या हुआ ना, कंट्री की डेवलपमेंट हुई, इससे वहाँ पे काफ़ी हत्याएं भी हो गई, मतलब काफ़ी वहाँ पे नुकसान पीपल का हो गया, सबका हो गया। मतलब पावर शेयरिंग अगर इक्वल वे में नहीं होती, अच्छी तरीके से नहीं होती, वो अच्छा नहीं होता। इसका हमें एक कंक्लूजन मिलता है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। किस फॉर्म में पावर शेयर की जाती है डेमोक्रेसी में, उन फॉर्म्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्म है अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ऑर्गन्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन से। लेजिस्लेचर जो बॉडी लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराती है, और जुडिशरी जो कॉमन पीपल को जस्टिस देती है और वेरियस इश्यूज सॉल्व करती है, और लॉज को अमेंड भी करती है कभी कभी। ये इनके तीनों के काम है। ये क्या है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। और ये जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, इनके पास इक्वल पावर्स होते हैं, यानी कि लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा पावर या जुडिशरी के पास ज़्यादा या एग्जीक्यूटिव के पास कम पावर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इन तीनों बॉडीज़ के पास इक्वली पावर शेयर्ड होती है, इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये जो पावर शेयरिंग होती है ना, इसकी वजह से सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस बनता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की वजह से। ये कैसे, देखो इन तीनों के पास अभी इक्वल पावर है। अगर कोई समझो जुडिशरी ने एक गलत डिसीजन ले लिया, तो ये जो दो बॉडीज़ होती है ना, ये ऐसे मतलब मतलब ये उनके जो मेंबर्स होते पार्लियामेंट के, ये ऐसे वोट पास करके इस डिसीजन को रुकवा सकते हैं। इनके पास ऐसी पावर हो सकती है। ये ज़्यादा पावर मतलब एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, और ये भी पावर ज़्यादा है, ये नहीं कर सकते। इसलिए इनका एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है। ये इन पे कंट्रोल करते हैं और ये इन पे कंट्रोल करते हैं, इसलिए एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है। किसी के पास ज़्यादा नहीं, सबके पास इक्वल पावर होती है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है पावर शेयरिंग का, किसके अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड है पावर शेयरिंग अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है डिफरेंट लेवल में हमारे पास इंडिया में गवर्नमेंट पाई जाती है, उनके पास पावर शेयर होती है। जैसे हमारे पास पूरी जो इंडिया की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या उसे हम फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट्स के एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके पास भी पावर होती है। मगर यूनियन और फेडरल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, उससे लेस पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और उससे लेस पावर होती है म्यूनसिपैलिटी के पास। ये जो डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट होती है म्यूनसिपैलिटी, आपको पता ही होगा, जो डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं उनको पता ही है, जो नहीं रहते उनको भी आप सिविक्स में पढ़ाई है प्रीवियस क्लासेस में। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉलो होती है। इनके पास कम राइट्स होते हैं और इनके पास ज़्यादा, और इनके पास उससे ज़्यादा, ऐसे करके मतलब एक कॉमन पावर मतलब इक्वली पावर शेयर नहीं होती है। इनके पास सबसे ज़्यादा, इनके पास सबसे कम होते हुए ग्राम पंचायत यानी कि विलेज रूरल एरिया पे ये पावर शेयर होती है। क्या, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। थर्ड हमारे पास है अमॉन्ग वेरियस सोशल ग्रुप्स। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने अभी बेल्जियम में पढ़ा था, कम्युनिटी गवर्नमेंट का। वहाँ पे एक रिलीजियस कम्युनिटी के साथ पावर शेयर की जा रही थी अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स। और क्या है, हमारे पास इंडिया में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स होते हैं, जिससे क्या, जो भी अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बिलोंग करते हैं, अलग अलग शेड्यूल कास्ट ट्राइब से बिलोंग करते,
उनको भी पावर शेयरिंग में एक इक्वल पोजीशन मिले, इसलिए रिजर्व सीट्स का कंसेप्ट आया गया है। और उनको पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में उनको एक रिजर्व सीट्स होती इससे उनको एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन उनके मन में ना आए, इसलिए उनको भी हमारे जो सिस्टम में लिया जाता है, मानिए कि मतलब पूरे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड है अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। ये हमने देखा है कि बेल्जियम में एक सेम कम्युनिटी के पीपल जो है उनकी एक गवर्नमेंट होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो उनके पास भी पावर शेयर की जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन सीट्स। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई एक सोशल ट्राइब से बिलोंग करते हो वेरियस बैकवर्ड क्लासेस, उनके साथ भी पावर शेयर की जाती है, इसलिए एक कंसेप्ट है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन सीट्स का, जो कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में रिजर्व कुछ सीट्स होती है जो कि इन पीपल के लिए होती है, ताकि उनको एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन ना आए कि हमको एक नेग्लेक्ट किया जा रहा है। जैसे श्रीलंका में तमिल्स को किया था, वैसी फीलिंग इधर ना आए, इसलिए उनको भी पावर इक्वली एडमिनिस्ट्रेशन में उनका पार्टिसिपेशन हो, इसलिए अमंग वेरियस सोशल ग्रुप में भी पावर शेयर की जाती है। फोर्थ पॉइंट है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये जो इसमें हम हमारे पास अभी डेमोक्रेसी में इक्वल हमारे पास राइट होता है कि हम किसी को भी वोट कर सके, कौन सी भी पार्टीज़ को वोट कर सके। जब हम किसी भी पार्टीज़ को वोट करती है वो पार्टी पावर में आ जाती है, तो उसके पास अभी पावर मतलब वो अभी गवर्नमेंट के पावर में आ जाती है, उसके पास अभी वेरियस पावर्स होती हैं, तो वो काफ़ी डिसीजंस गवर्नमेंट के ले सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं, वो अभी गवर्नमेंट ही बन जाती है, उनके लीडर्स की एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उनके पास काफ़ी पावर होती है। क्या है, हमारे पास इक्वल राइट, मतलब हमारे पास राइट होता है कि हम वोट करें, उससे पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आ जाती है। मगर कभी कभी क्या होता है कि एक क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है, किसी भी पार्टीज को क्लियर वोट्स नहीं होते, तो क्या होता है दो पार्टीज साथ मिलकर एक अलायंस बनाती है, तो ये जो पार्टीज है पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो इनके बीच में भी पावर इस तरीके से शेयर होती है। सेकंड है, नेक्स्ट है इसमें इंडस्ट्रियल, फार्मर, बिजनेसमैन एसोसिएशंस एंड कम्युनिटीज़। जैसे आपने संगठना देखी होगी, फार्मर्स की एक अलग संगठना होती है, हमारे स्टूडेंट्स की भी होती है, और वेरियस बिजनेसमैन्स के, फार्मर्स के एक वेरियस ग्रुप्स होते हैं, तो उनके राइट्स के लिए वो लड़ते हैं ग्रुप्स, तो क्या है वो भी एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, इसलिए क्या है उनके पास भी एक काफ़ी हद तक पावर होती है, ऐसे ग्रुप में पावर शेयर होती है। तो ये डिफरेंट इसमें पावर हमारे डेमोक्रेसी में शेयर की जाती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने पूरा पावर शेयरिंग का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने 2 पार्ट्स में पूरी पावर शेयरिंग को डिटेल में एकदम कंप्लीट कर लिया है। आपको कुछ मेरे इस वीडियो के बारे में कहना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कह सकते हैं, और साथ ही साथ मैं कौन से और नए टॉपिक्स की वीडियो बनाऊँ ऐसा आपको लगता है, वो टॉपिक्स भी आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।